हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक नेशनल इनकम अकाउंटिंग में से, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। आराम से समझेंगे क्या होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। तो सर एक तरफ मैं लिख रहा हूं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज योर नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग ब्रैकेट में एनपी लिख देते हैं एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग ब्रैकेट में डीपी लिख देते हैं। सही है। चलिए, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताता है? ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स दैट आर लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी irrespective of the fact whether it is operated by a resident और ए नॉन रेसिडेंट। मतलब कि सर मेरे देश के अंदर, मेरे डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, चाहे वो मेरे रेसिडेंट ने खोला हो या चाहे वो मेरे नॉन रेसिडेंट के द्वारा जो है ऑपरेटेड है। मतलब कि फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में आप देखिए हमारी इकोनॉमिक टेरिटोरी के अंदर रिलायंस भी है और सर हमारे यहां पर माइक्रोसॉफ्ट भी है। ठीक है। हमारे यहां पर सर आपको टाटा भी मिल जाएगा, इंडिया में टाटा का भी कंपनी है। और यहां पर सर आप अगर देखो तो आपको पेप्सी भी मिल जाएगा। तो सर जो टाटा है, टाटा जो कंपनी है वो तो हम लोगों के लिए रेसिडेंट है, लेकिन जो पेप्सी है वो हम लोगों के लिए नॉन रेसिडेंट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलता है कोई फर्क नहीं पैदा, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, मेरे घर में जो भी चीजें बनाएगा वो मेरे डोमेस्टिक इनकम के अंदर मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। सिंपल चीज है कि सर मेरे कंट्री के अंदर, मेरे इकोनॉमिक टेरिटोरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन करेगा, जो भी अपना फैक्ट्री लगाएगा, उन सबको मैं अपने डोमेस्टिक इनकम में, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करूंगा। चाहे वो हमारे यहाँ का कंपनी हो, टाटा हो, बाटा हो, रिलायंस हो, नाल्को हो, हिंडाल्को हो, या फिर चाहे वो कोई फॉरेन कंपनी हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर आपका जितने भी फॉरेन कंपनी हो गए, पेप्सी हो गए, ये जितने भी कंपनी हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट चाहे वो रेसिडेंट, अगर हमारी इकोनॉमिक टेरिटोरी में है तो वो बन जाएगा हम लोगों का डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन एक्टिविटी carried out by production units within the economic territory irrespective of the fact whether it is performed by the resident or it is performed by the non resident। अब हम बात करते हैं नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो सर नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बताता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रेसिडेंट को ही प्यार करता हूं, मैं अपने रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए सारे प्रोडक्ट को अपने अंदर लेता हूं। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रेसिडेंट मेरे इकोनॉमिक टेरिटोरी के अंदर काम कर रहा है या मेरे इकोनॉमिक टेरिटोरी के बाहर काम कर रहा है। ध्यान देके सुनिए, नेशनल इनकम क्या बोल रहा है? आई विल इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म्ड बाय माय रेसिडेंट irrespective of the fact whether the resident is operating within my economic territory or outside of the economic territory। मतलब सर, मतलब भी समझा दीजिए। देखिए अब अगर हम इसका डिटेल समझना चाहें तो नेशनल प्रोडक्ट क्या बता रहा है? ध्यान देके सुनिए। वो बता रहा है जैसे इंडिया में टाटा का कंपनी है, बोल रहा है बिल्कुल है सर। तो और वो मेरा रेसिडेंट भी है, बोले बिल्कुल है सर। लेकिन जो मेरा रेसिडेंट है टाटा, वो जापान में भी तो अपना एक सेंटर बनाया हुआ है, अपना एक फैक्ट्री खोला हुआ है। बोल रहे टाटा सर आपके ऑस्ट्रेलिया में भी तो है, टाटा आपके यूएसए में भी तो ऑपरेट कर रहा है। तो वो बोल रहा है टाटा अगर मान लो कल को पाकिस्तान में है तो सर बोल रहा है कि टाटा मेरा पाकिस्तान में भी तो है। बोल रहा है कि चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो जापान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर वो मेरा रेसिडेंट है तो उसका इनकम मेरे नेशनल प्रोडक्ट में जाएगा। और बोल रहे सर बाकी फिर जो नॉन रेसिडेंट थे वो बोल रहे कि नॉन रेसिडेंट को आई डोंट लाइक नॉन रेसिडेंट्स।
नेशनल इनकम क्या बोल रहा है? आई डोंट लाइक नॉन रेसिडेंट्स, मुझे नॉन रेसिडेंट्स के इनकम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे रेसिडेंट्स बताओ। अगर इंडिया में है तब भी उसको इंक्लूड करूंगा। बोल रहे सर जापान में, बोला इंक्लूड करो। बोल रहे सर यूएसए में है टाटा, बोल रहे इंक्लूड करो। बोल रहे सर जापान में है, बोल रहे सर नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करो। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था, नेशनल प्रोडक्ट क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर दो। Domestic product includes all the production activities that are carried out by the production units which are located within our economic territory। हमारे मतलब इंपोर्टेंट, अब देखिए अब दोनों में किस चीज का इंपोर्टेंस है सर? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इकोनॉमिक टेरिटोरी, इकोनॉमिक टेरिटोरी इसका कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। लेकिन अगर हम नेशनल प्रोडक्ट में बात करें, यहां पर इकोनॉमिक टेरिटोरी मतलब कोई उसका वैल्यू ही नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट बोल रहा है कि मुझे इकोनॉमिक टेरिटोरी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है मेरे रेसिडेंट से। बोल रहा है मुझे तो लेना देना मेरे रेसिडेंट से है, चाहे इकोनॉमिक टेरिटोरी में हो चाहे इकोनॉमिक टेरिटोरी के बाहर हो। अगर वो मेरा रेसिडेंट है तो मेरे नेशनल प्रोडक्ट में जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहा है ना, मैं ये भेदभाव नहीं कर सकता, मैं ये पार्शियलिटी नहीं कर सकता, मुझे तो अपना इकोनॉमिक टेरिटोरी प्यारा है। जो भी मेरे इकोनॉमिक टेरिटरी में है वो सब मेरे अपने, चाहे वो मेरे रेसिडेंट हो चाहे वो मेरे नॉन रेसिडेंट हो। अब जैसे टाटा मेरे इकोनॉमिक टेरिटरी में है तो वो भी मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाएगा। बोला सर यहाँ पर तो फिर पेप्सी भी है, कोका कोला भी है, यहाँ पर आपके माइक्रोसॉफ्ट भी है, गूगल ने इतना बड़ा हैदराबाद में अपना ऑफिस खोल लिया। बोल रहे ये सब मेरे अपने हैं, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो चाहे वो रेसिडेंट हो, लेकिन मेरा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आना चाहिए, तो वो सब आ जाएगा आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया किसके डोमेस्टिक इनकम में जाएगा? इंडिया। बोल रहे जापानीज कंपनी हैज इट्स ब्रांच इन भुवनेश्वर, किसके डोमेस्टिक इनकम? बोल रहे इंडिया। बोल रहे सर ऑस्ट्रेलियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, किसके डोमेस्टिक इनकम में जाएगा? बोल रहे सर इंडिया। बात को समझ रहे हो? अब अगर कोई फॉरेन ब्रांड कल को अब जैसे एलन मस्क अगर फ्यूचर में आते हैं और स्टारलिंक अगर अपना बिजनेस जमाता है इंडिया में, तो फ्यूचर में जब स्टारलिंक इंडिया आ जाएगा तो इंडिया में स्टारलिंक जो भी अर्निंग कर रहा है वो किसके डोमेस्टिक इनकम में जाएगा? सर इंडिया, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर तुम आ गए। लेकिन जब हम लोग जब हम लोग नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट में हम स्टारलिंक को ऐड नहीं कर सकते बंधु। क्यों? क्योंकि वो हमारा रेसिडेंट ही नहीं है, वो तो यहाँ धंधा करने आएगा, जो भी पैसा कमाएगा वो तो लेके चला जाएगा। तो स्टारलिंग से हमको क्या, स्टारलिंग हमारे लिए नॉन रेसिडेंट है, तो स्टारलिंग का इनकम हम लोग जो है हमारे नेशनल इनकम में, नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तब नेशनल इनकम में आपको देखना है क्या ये चीज मेरा रेसिडेंट है कि नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको देखना है क्या ये चीज मेरे इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है कि नहीं आता है। तो जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं अगर उनका कोई ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है तो उन सारे ऑफिस से जो भी इनकम आ रहा है वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम उनके सारे जितने भी नॉन रेसिडेंट हैं उनके सारे इनकम को हम रिटर्न कर देते हैं फॉरेन में। क्या बोलते हैं उसको? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज फिटा। इस बारे में भी हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा कुछ एग्जांपल चाहिए आपको? बढ़िया एग्जांपल दे दूंगा, तगड़ा एग्जांपल दे मेरे, बढ़िया से पढ़ा दूंगा आप लोग को, ध्यान देके देखिएगा क्या बता रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला, लाइव बना दूंगा, बता रहा हूं। कायदे से अगर पढ़ोगे, अगर ज्यादा होशियारी बिना मतलब ज्यादा होशियारी ना करते हुए अगर कंसंट्रेट करके देखोगे, रोज अगर क्लास अटेंड करोगे तो भाई है ना, भाई देख लेगा। नेवर फियर व्हेन राम इज हियर, समझ रहे हो? नेवर फियर व्हेन राम इज हियर। तो क्या बोल रहे हैं सर? इधर देखिए, ये हो गया भाई साहब आपका इंडिया। अब सर इंडिया के अंदर मान लीजिए, मानना क्या है, टाटा कंपनी तो है ही, तो सर इंडिया के अंदर टाटा कंपनी है। वैसे ही इंडिया के अंदर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, हाँ ये हो सकता है। मान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में अपना एक ब्रांच खोल रहा है एंड टाटा भी इंडिया में अपना एक ब्रांच खोला हुआ है। तो टाटा तो इंडिया के लिए सर रेसिडेंट है ही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के लिए है नॉन रेसिडेंट। तो जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट किया जाएगा तब टाटा एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों के इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम में आ जाएंगे। तो डोमेस्टिक इनकम में किसका आएगा? डोमेस्टिक में कौन कौन आ जाएंगे सर? टाटा एंड माइक्रोसॉफ्ट बोथ।
दोनों का जो इनकम है वो हम लोग डोमेस्टिक में इंक्लूड कर देंगे। अगर हम लोग नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ टाटा का ही इनकम ऐड करेंगे। बात को समझ रहे हो? हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको? टाटा के ही इनकम को जो हम लोग है इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सर ये हम लोगों का रेसिडेंट है और माइक्रोसॉफ्ट के इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। अब सर वैसे ही यहां पर हो गया आपका यूएसए। अब जैसे यूएसए है तो यूएसए के अंदर मान लीजिए उनका जो गूगल तो है ही है, वहां पर हम लोगों का रिलायंस भी है। तो अब क्या हो रहा है सर, देखिए यूएसए के लिए गूगल क्या है? रेसिडेंट, तो वो उनके नेशनल इनकम में भी जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में भी जाएगा। ये जो है रिलायंस वो क्या है? उसके लिए नॉन रेसिडेंट है। तो नॉन रेसिडेंट है मतलब सर नॉन रेसिडेंट का इनकम यूएसए अपने डोमेस्टिक में तो ले सकता है लेकिन नेशनल में नहीं ले पाएगा। मतलब यूएसए का अगर डोमेस्टिक इनकम हम लोग कैलकुलेट करें तो सर उसमें गूगल भी आ जाएगा और सर आपका रिलायंस भी आ जाएगा। और अगर हम उनका नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो उसमें लेकिन सर सिर्फ गूगल आएगा। यहां पर गूगल एंड रिलायंस दोनों और नेशनल इनकम में सिर्फ गूगल। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सही है। अब देखिए कोई भी फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया becomes non-resident for the location country and become resident for the origin country। वैसे ही रिलायंस कंपनी लोकेटेड इन यूएसए, लोकेशन यूएसए के साथ जुड़ा है तो वहां के लिए बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। ओरिजिन इंडिया के साथ है तो इंडिया के लिए बन जाएगा रेसिडेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।